हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज को हम कंटिन्यू करेंगे इसमें भी। जैसे कि हमने हमारी 3 वीडियोस जो आई हैं पिछली, उनमें हमने पहले देखे थे कुछ पुरानास वगैरह जितने भी सोर्सेज रिलेटेड थे, ताकि हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। तो आज ये वीडियो उसी संदर्भ में कंटिन्यू, उसी कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमिस्मैटिक्स, पोट्रीज एंड इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। वैसे हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हमने यूटिलाइज़ करे हैं जो मौर्यास की हिस्ट्री का जब हम पढ़ते हैं तो ठीक है, कुछ ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद जब मौर्यास पूरा मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता जाऊँगा। तो ये वीडियो रहने वाली है न्यूमिस्मैटिक्स यानी सोर्सेज, पोट्रीज यानी बर्तनों, इंस्क्रिप्शन यानी कुछ लिखावटें, तो इन सब के ऊपर रहने वाली है। तो आज चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पार्ट बनिए इस कम्युनिटी का। तो चलिए अब चालू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर देखिए आपने एन सी आर टी की जो बुक्स हैं वो नहीं पढ़ी हैं, देन यू विल बी क्वाइट एस्टोनिशिंग कि इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बैकग्राउंड होता है ना, जो बेस होता है वो तैयार हो जाता है। हिस्ट्री की आप जो बुक्स पढ़ सकते हैं बेसिकली सब बताते हैं कि क्या है कि आप 11th-12th की पढ़ लीजिए, जस्ट 11th-12th की आप पढ़ लोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बट मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा। अगर आपको पढ़नी ही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 11th एंड 12th की बुक्स में नहीं दी हुई हैं। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से अपना बेस कवर अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मगर फिर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें रह जाएंगी पढ़ने के लिए। मगर अगर आप शुरू से पढ़ेंगे ना, 6 क्लास की अगर आप NCERT पढ़ेंगे हिस्ट्री की, फिर उसके बाद 7th की उठाएंगे हमारा अतीत यानी आर पास्ट सेकेंड, और फिर 8th क्लास की आर पास्ट थर्ड, ये तीसरी बुक है। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे ना 9th में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जब आप 10th की पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। फिर इसके आप बाद में क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट 11th जो क्लास की NCERT है उसको स्किप कर दीजिए। न्यू वाली बता रहा हूँ मैं, न्यू वाली। ठीक है, अब आप अगर 11th क्लास की स्किप कर देंगे तो आप डायरेक्ट 12th क्लास की जो बुक है, बुक फर्स्ट यानी बुक जो पहली है NCERT की, उसे आप रीड आउट कर सकते हैं, उसे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय बचता है तो सेकंड भी पढ़ सकते हैं और थर्ड भी पढ़ सकते हैं, बट कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, यूज़ नहीं है, आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 12th की भी नहीं पढ़ना चाहते देन स्किप ऑल दीज बुक। ठीक है, मगर हाँ 6 to 10th आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए भी मिलेंगी। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी और एंशिएंट पास्ट में भी। ठीक है, और मिडाइवल भी में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपके पास ये तो रही NCERT होगी, मगर NCERT में दूसरी काफ़ी समय क्या होता है कि दो प्रकार की बुक्स सजेस्ट करी जाती हैं। या तो हम ओल्ड NCERTs पढ़ लें या पढ़ लें हम अब न्यू NCERTs। अगर आपके पास ओल्ड NCERTs अवेलेबल नहीं है देन यू कैन बाय ओल्ड NCERTs। ठीक है, कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप? किसी भी शॉप से। यानी अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में और करोल बाग में। तो वहाँ से आप इजीली इन्हें खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं ओल्ड NCERTs को। बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन रीडिंग तमिलनाडु NCERT। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं बट इतनी खास ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं है, मैंने पढ़ी है। ठीक है, मगर हाँ जब आप ओल्ड NCERTs पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से जानने के लिए मिलेंगे। जस्ट लाइक बिपिन चंद्रा जी के द्वारा एक बुक लिखी हुई है जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, तो वो ओल्ड NCERTs में कंसीडर करी जाती है, वो आप मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ सकते हैं। एंशिएंट की जो बुक है वो RS शर्मा के द्वारा लिखी हुई है, उनका जो एक वर्जन भी आता है नया वाला, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही, मगर कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ऐड ऑन कर दिए गए हैं, तो ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें मिडाइवल इंडिया की। मिडाइवल इंडिया के लिए देखिए मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं सतीश चंद्रा। ठीक है, सतीश चंद्र भी पढ़ी हैं, दो बुक आती हैं, यानी कि 2 पार्ट में, भाग 1 और भाग 2। मैंने तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ी हैं। ठीक है, और जो दूसरी पढ़ी है वो JL मेहता की पढ़ी हैं। ठीक है, अब JL मेहता के 3 पार्ट आते हैं,
तीनों आप पढ़ सकते हैं। जो पहला है वो कहीं ना कहीं जो हर्षा के बाद जो एम्पायर चलते हैं, जो हर्षा के बाद जो रूलिंग चलती है वहाँ से चालू होता है, और हमारा कहीं ना कहीं जो सल्तनत डायनेस्टीज़ है वहाँ तक आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब सुल्तानेट पूरा ख़त्म करते हैं उसमें। फिर जो सेकंड पार्ट है वो मुग़ल का होता है, और जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर JL मेहता का, वो कहीं ना कहीं उसमें हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर एंड ऑल सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, सारी की सारी जितनी भी जो कल्चरल हिस्ट्री है ना वो पढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, कभी कभी टंग भी स्लिप हो जाती है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक आप पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने दोनों ही पढ़ी हैं, और ये भी तीनों पढ़ी हैं मैंने काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो आई हैव ओपिनियन अबाउट बोथ दीज बुक्स, बोथ दीज राइटर्स। ठीक है, नॉट बोथ दीज बुक्स। तो यहाँ से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, जिस स्पीक बुक की लैंग्वेज आपको लगे ना कि हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ रीड आउट करने में, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी मिडाइवल इंडिया की बात, ये स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब अगर मिडाइवल इंडिया के लिए आप NCERT ओल्ड NCERT लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओल्ड NCERTs मतलब मान कर चलिए ओल्ड NCERTs तो आपको पढ़नी ही चाहिए, जस्ट इन माय ओपिनियन। ठीक है, अब बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। देखिए मैंने जो पढ़ी है वो पढ़ी है उपेंद्र सिंह की बुक, यानी उपेंद्र सिंह की एक बुक आती है एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ी है, वहाँ से काफ़ी सिलेक्टिव रीडिंग मैंने करी है। ठीक है, तो वो मैंने करी है, तो यहाँ ये वाली बुक आप पढ़ सकते हैं, मगर सिलेक्टिव रीडिंग्स ही करिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो मैं ऑलरेडी कवर अप करा ही रहा हूँ, मगर जब मैं यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ तो आपको ये वाली बुक बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ RS शर्मा पढ़ सकते हैं, RS शर्मा पढ़िए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और इसके अलावा जो ये उपेंद्र सिंह और कोई भी बुक आती है मार्केट में जो अवेलेबल है काफ़ी सारे एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मगर आप शौकीन हैं पढ़ने के, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, देन यू कैन गो फॉर RS शर्मा। नॉट मैं तब भी RS शर्मा को ही रिकमेंड करूँगा, अगर इन नोट्स के जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके अलावा RS शर्मा इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही बुक की बात एंशिएंट इंडिया की, मिडाइवल इंडिया की, और मॉडर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न में एक तो आपके पास ओल्ड NCERT हो गई, एक तो ओल्ड NCERT होगी। ओल्ड NCERT के बाद आपके पास बचती है कोई स्टैंडर्ड बुक है। देखिए जब आप क्या बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, दो बुक आती हैं, ये दो बुक में से अगर आप कोई भी पढ़ेंगे ना, देन यू विल फाइंड कि जो लैंग्वेज है वो मे बी हार्ड फॉर यू और मे बी ईजी फॉर यू। अगर आपको ईजी लगती है देन यू कैन रीड, इसमें सारी की सारी स्टोरी की फॉर्म में दे रखा है, यू कैन रीड ऑल दोज बुक। मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने लेकर आया था मगर मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उस बुक में। मैंने पढ़ी है फिर शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक आती है, जस्ट उसका जो सेकंड अभी एडिशन आया और थर्ड भी शायद आ चुका है, तो वो है उसका नाम है शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन। तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है मेंस के लिए भी, यानी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए भी, और जो मेंस लिखते हैं हिस्ट्री में यानी GS पेपर फर्स्ट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं और वहाँ से आप काफ़ी सारी जो नॉलेज है ना उन्हें उसे कहीं ना कहीं अमैश कर सकते हैं और उसे अपने नोट्स में उतार सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आई नो दैट आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसके रिगार्डिंग, बट आई विल ट्राई टू कवर दिस हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने 2 बुक पढ़ी हैं, 2 नहीं काफ़ी सारी पढ़ी हैं शायद। एक तो मैंने अर्जुन देव भी पढ़ी है NCERT की। ठीक है, एक और है एक राइटर थे तो उन्होंने भी लिखी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो 2 बुक हैं, अर्जुन देव की भी 2 बुक आती हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर से चालू होती हैं। ठीक है, मगर ये जो दूसरी बुक आती है ना इनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट आई विल लेट यू नो इन अदर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बुक जो होती है वो भी कंटेम्प्रेरी जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री है पूरी की पूरी कवर अप करती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह। तो यहाँ से आप एक इंसाइट उठा सकते हैं। ठीक है, एक बेस तैयार कर सकते हैं। बट इफ़ यू रियली वांट टू रीड इन द कोर, अगर आप कोर में जाना चाहते हैं और उसको वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, देन देर आर 2 बुक्स विच आई वुड रिकमेंड।
ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी नॉर्मन लॉ की, ठीक है, और दूसरी है जैन एंड माथुर। जैन एंड माथुर बोथ आर गुड बुक, गुड नहीं कह सकता, बहुत बढ़िया बुक है ये, मतलब बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैंने जैन एंड माथुर और नॉर्मन लॉ की दोनों ही पढ़ी हैं, ठीक है। अब नॉर्मन लॉ की है जो वर्ल्ड वॉर से पढ़नी है आपको, ठीक है, और ये जैन एंड माथुर वर्ल्ड वॉर तक पढ़नी है खाली, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर डिवाइडेड हो जाती है, मगर इसके भी मैंने जो ना नोट्स अपने बना रखे हैं, देन आई विल प्रोवाइड ऑल दोज नोट्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDF इफ़ यू वांट। बस आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ना होगा, इस चैनल के साथ जुड़ना होगा, देन यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स ईजिली इन योर हैंड, ठीक है। तो ये थी बुक्स के बारे में जानकारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब न्यूमिस्मैटिक्स की। तो यहाँ पर तीनों चारों मतलब एंशिएंट के बारे में मैंने बता दिया, मेडाइवल के मैंने बता दिया, और मैंने मॉडर्न का भी बता दिया है, और मैंने वर्ल्ड का भी बता दिया है। तो यहाँ पर अब कोई भी बुक बची नहीं है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं न्यूमिस्मैटिक्स की। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है? निमिस नंबर, NU, ठीक है। NU से सिंपल समझ में आ जाना चाहिए, नंबर, यानी पैसों की बात होने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली हम पैसों की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको जब पंचमार्क कॉइन बताया था, पढ़ाया था, निक्शा वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैंने आपको बताया था तो पंचमार्क कॉइन का मतलब पता क्या होता है? सॉरी मैं वहाँ पर बताना भूल गया था ये सारी चीज़ें कि पंचमार्क कॉइन का मतलब क्या होता है। जस्ट लुक एट दिस, ये एक कॉइन है। तो ये पंचमार्क कॉइन कैसे बनेगा? इस पर 5 निशान होंगे, 5 एक शिल्पकारियाँ होंगे, इस पर एनग्रेविंग्स होंगी, तो इसलिए इस कॉइन को पंचमार्क कॉइन बोला गया है। इफ़ यू सर्च इट आउट ऑन गूगल तो यू विल फाइंड कि आपको एक कॉइन मिलेगा जिसमें काफ़ी सारे जो ना लाइक स्टैम्प लगे हुए मिलेंगे। तो स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इस कॉइन में, काफ़ी ज़्यादा एनग्रेविंग मिलेंगी और 5 एनग्रेविंग मिलेंगे। तो इसीलिए इसको पंच मार्क्ड कॉइन बोला जाता है। पंच का मतलब 5, मार्क्ड मतलब निशान, और कॉइन्स का मतलब तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बात रही पंचमार्क कॉइन की। मगर इस समय पर मौर्यन के टाइम पर जब मौर्याज का रूल हुआ करता था तो इनकी जो पंचमार्क कॉइन्स हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। मगर हमें काफ़ी सारे प्रकार के कॉइन यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये सारे कॉइन्स इतनी जो मुद्राएं थी, मतलब ये जो मटेरियल यूज़ हुआ था, तो इन मटेरियल्स में ये मुद्राएं यहाँ पर उपस्थित थी, ठीक है। मुद्रा ही तो बोलते हैं शायद कॉइन्स को, यानी करेंसी को, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मुद्रा नाम ले रहा हूँ, ठीक है। आप कॉइन ले सकते हैं, करेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर में पाए जाते थे, सिल्वर में हमें देखने के लिए मिले, और गोल्ड में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जब हमने देखा, जब हिस्टोरियंस के द्वारा और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन करी गई और खुदाई करी गई, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इनके आगे पीछे देखिए, ऑब्वर्स का नाम यहाँ पर है फ्रंट और रिवर्स का नाम यहाँ पर है बैक, ठीक है। तो बैक में और फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें देखने के लिए मिले एक तरीके से स्टैम्प, या तो राजा का चिन्ह हुआ करता था या कोई सिंबल बना हुआ करता था। तो ऐसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। और ये जो कॉइन्स हैं हमें थ्रू आउट इंडिया में देखने के लिए मिले, जहाँ जहाँ पर हमें पता चला है कि ये एक मौर्यन साइट है, ठीक है, जहाँ तक मौर्याज का एम्पायर एक्सटेंडेड था, ठीक है। इसके बाद मौर्यन जो एम्पायर था वो श्रीलंका में भी एक्सटेंड हुआ था। तो यहाँ पर हमें श्रीलंका में भी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जब खुदाई हुई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जब पता लगाया गया, तो कॉइन्स हमें श्रीलंका में भी मौर्यन रूल के देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। अब मौर्यास ने, यानी मौर्यन जितने भी रूलर थे, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था कॉइन का, वो कहाँ से बोरो करा था? ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉइन्स का जो कॉन्सेप्ट था वो नंदास से बोरो करा था, ठीक है। नंदास कौन थे? नंदास के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, देन यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, जो कि प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉइन्स हुआ करते थे, इनको जो रॉयल ट्रेजरर हुआ करते थे, यानी रॉयल घराना, यानी राज घराने के द्वारा यहाँ पर मिंट करे जाते थे और उन्हीं के द्वारा इशू करे जाते थे। देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखिए कभी कभी जो है ना, यहाँ पर जो मैं जब टाइपिंग करता हूँ तो मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, कभी कभी टाइपिंग में एरर आ जाते हैं, तो आप उसे जो है ना अपनी तरफ से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इन कॉइन्स का जो यूज़ होता था वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए हुआ करता था। अब अशोका के द्वारा भी काफ़ी प्रकार के जो कॉइन्स थे वो मिंट करे गए थे, जैसे कि धम्मा कॉइन किस प्रकार का हुआ करता था मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जस्ट लाइक इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर
3 सर्कल हुआ करते थे, इसको बोलते थे सर्कल कॉइन, ठीक है। अब ये जो कॉइन, ये सर्कल था ना, ये कॉइन के ऊपर हुआ करता था, ठीक है। अब ये था बुद्धा, संगा और धम्मा, ठीक है। ये इस प्रकार के कॉइन अशोका के द्वारा इशू करे गए थे। अब चलते हैं आगे। अब ये जो पंचमार्क कॉइन हुआ करते थे, ये इजी टू हैंडल हुआ करते थे, इनको आसानी से हैंडल अपनी जेब में वगैरह कैरी कर कर आसानी से इधर उधर जाया जा सकता था, ठीक है। तो इनसे आसानी से जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी वो भी हो जाया करती थी। अब इनका जो है ना, इनके ऊपर जितने भी सिंबल्स वगैरह पाए जाते हैं, सिंबल्स लाइक पिकॉक, माउंटेन, स्टार्स, लॉयंस, बो एंड एरो, माउंटेन एंड ट्री, स्तूपा, सन, फिश, स्नेक, एनिमल, डाइस एंड धर्मा। धम्मा क्या है? धम्मा एक प्राकृतिक टर्म है जो अशोका के द्वारा यूज़ करी गई थी, मगर जो हिंदी में बोलते हैं इसको धर्म और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और सिग्निफिकेंस रखते हैं। जस्ट कि ये सिग्निफाई करते हैं मेंटल कैपेसिटी ऑफ द कॉइन, कि हाँ कॉइन में कितना दम है, कि इस कॉइन के बदले क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। मगर उस टाइम पर मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं थी, ठीक है। जस्ट दे वर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब यहाँ पर मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जब एग्जीक्यूशन करी गई पाटलिपुत्रा पर, तो पाटलिपुत्रा में सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो पाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स थे, अब ये जो सिंबल तो थे मगर इनका मतलब क्या था? अब सिंबल जो थे वो कहीं ना कहीं, जैसे कि सन हो गया, सन सिग्निफाई करता था सोवेरेनिटी ऑफ द किंगडम, एंड बो एंड एरो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते थे और प्रोजेक्ट करते थे और थ्रो करते थे लाइट लाइक विक्ट्री ऑफ मौर्याज, ठीक है, विक्ट्री ऑफ मौर्याज। और सिंबल जो सर्कल था वो अशोका का धम्मा को सिग्निफाई करता था। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो पिकॉक है ना, पिकॉक तो आप जानते हो कैसा बनता है। तो पिकॉक एक तरीके से स्टैम्प हुआ करती थी और उसको लगा दिया करते थे, पिकॉक बन गया। और फिर माउंटेन, ठीक है, फिर पिकॉक के ऊपर, सॉरी, माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ पिकॉक, ठीक है, ये भी हुआ करता था। अब फिर माउंटेन के ऊपर एक ट्री, तो ये भी हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी प्रकार के जो कॉइन थे यहाँ पर प्रिवेलेंट थे और प्रचलित थे, ठीक है। अब पिकॉक स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन वाज द कॉइन ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा ने ये मिंट करवाया था वहीं पर। और सिंगल पिकॉक, देखिए पिकॉक जो है ना, जो मुगल साम्राज्य था उसका एक सिंबल होता है ना, मतलब हर किसी के, जैसे कि हमारा जो इंडियन कंट्री में जितने भी करेंसी पर आप देखोगे तो वहाँ पर अशोक का जो स्तंभ है, यानी अशोका, नॉट द लायन, और उसे बोलते हैं, तो वो जो लायन है, देखिए क्या बोलते हैं, मेरे को अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि दिमाग में से वर्ड निकल जाए। तो वो जो लायन है वो चारों दिशाओं में बैठे हैं, तो चारों दिशाओं को वो सिग्निफाई करते हैं कि जो अशोका के टाइम पर वो चीज़ कंस्ट्रक्ट करी गई थी, जिनको बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन। तो पिलर के ऊपर एक होती थी, श्रमिका ऐसी कुछ नाम था, मैं अभी भूल गया हूँ, दिमाग से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्निफाई करते थे चारों तरफ इनकी जो ना नज़र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पिकॉक है ना, वो मौर्यन एम्पायर का साइन हुआ करता था, ठीक है। अब जो पिकॉक था वो लोगो हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का भी, ठीक है। तो आगे चलकर क्या होता है कि जो जितने भी ऑफिशियल्स यानी अध्यक्षाज होते हैं ना, सबको या तो कॉइन्स में अपनी सैलरी मिलती थी, यानी कॉइन वगैरह में मिलती थी कैश, या फिर काइंड में, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो वो होते थे ऑफिशियल्स, उनको ज़्यादातर पाना में सैलरी मिलती थी। पाना एक तरह का सिल्वर कॉइन हुआ करता था, और दूसरा जो माशी का एक कॉपर कॉइन हुआ करता था, निक्शा एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था, और काकीनी एक पॉलिन कॉइन हुआ करता है, जो कि पॉलिन का मतलब है मिक्सचर ऑफ लेस कॉपर एंड मोर टिन। तो आप एलिमेंट वगैरह जानते ही हो, अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, देन यू माइट हैव नॉलेज अबाउट दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि ओवल शेप, ये ओवल, ठीक है। तो और राउंड शेप, सर्कल टाइप, ठीक है, क्लाउड शेप, काफ़ी प्रकार के कॉइन हमें देखने के लिए मिलते हैं। बार शेप, बार लाइक दिस, सॉरी, ये बार, ठीक है, ये बार हो गई, बार लाइक शेप, ठीक है। और लीफ, ठीक है। तो इस प्रकार के भी हमें काफ़ी सारे कॉइन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं।
तो आगे मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि ऑफिशियल्स को, जितने भी अध्यक्ष होते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स, उनको पाना में सैलरी दी जाती थी, सिल्वर कॉइन्स में सैलरी वगैरह दी जाती थी, ठीक है। अब कॉइन्स की तो हमने बात कर ली, मगर पॉटरीज की क्या सिग्निफिकेंस है। पॉटरीज तो आप जानते हैं, बर्तन बर्तन भांडे जितने भी होते हैं, भांडे मतलब बर्तन भांडे बोल देते हैं हम, कॉलोक्युलर लैंग्वेज हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉटरीज को यूज़ करा जाता था, मिट्टी के बर्तन। तो कहीं ना कहीं जो पॉटरीज हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ को सिग्निफाई करती हैं। एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता नहीं चाहिए, क्योंकि पॉटरीज को यूज़ ही कौन करेगा फिर। यूज़ तो इसीलिए करी जाता है ना, कहीं ना कहीं वहाँ उनमें सामान वगैरह स्टोर कर कर रखना, खाना वगैरह खाना। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि पॉटरीज का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन था, ठीक है। रेड ब्लैक, रेड स्लिप्ड, ब्लैक स्लिप्ड और ग्रे और ऑकरे वेरे, इतने प्रकार की जो पोट्रीज थी यहाँ पर थी, ठीक है। ये सारी हमें कैसे पता चली, जब साइंटिस्ट के द्वारा, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट के द्वारा और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा जब खुदाई करी गई और एक्सकेवेट करा गया, तो हमें ये सारे अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम मैप्स पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी जो साइट्स हैं उनको याद रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ तक भी मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, अब वहाँ पर हमें जो ना मौर्यन के जितने भी अवशेष हैं वो देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो कॉइन्स हों, पोट्रीज हों या फिर हों इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब हमने देखा कि जो मॉडर्न साइट हैं वो हमें हर जगह पर पोट्रीज हमें देखने के लिए मिली हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंस में हमें अहिचत्रा में देखने के लिए मिली पॉटरीज। कौन सी पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेरे, ठीक है। अब वेरे का तो आप मतलब जानते ही हैं, ओकरे का मतलब गेहुआ, ठीक है। ग्रे आप जानते ही हैं, ब्लैक मतलब ब्लैक स्लिप्ड का मतलब पहले ब्लैक था, अब जब कलर धीरे धीरे फेड हो गया उसके बाद स्लिप्ड हो गया, उसको बोलते हैं स्लिप्ड, ठीक है। ऐसे ही रेड स्लिप्ड, ठीक है, रेड ब्लैक और ब्लैक रेड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज के समय में भी आपने देखा होगा, भट्टा का नाम सुना, भट्टा, चिमनी। तो जहाँ पर ईंट वगैरह को पकाया जाता है, तो ईंट वगैरह को पकाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे काफ़ी सारी जगह होती है, तो उसमें ईंटों को रख देते हैं, पाथ देते हैं और रख देते हैं। फिर उसके बाद भट्टे में आग लगाई जाती है, फिर ईंटें सिकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, और कहीं ना कहीं हमने आज ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सारी हम कहाँ से सीखे, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यूसली चलती हुई आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पोट्रीज हैं वो पेंटेड में मिली हैं। फ्यू ऑफ देम हैव रिप्रेजेंटेशंस, काफ़ी सारी जो चित्रकलाएँ होती हैं वो भी बहुत सारी जो पोट्रीज मिली उन पर हमने चित्रकलाएँ भी देखी हैं, ठीक है। मैं आगे जो ना आगे जब एक वीडियो लेकर आऊँगा, मतलब अगली वीडियो में मैं स्लाइड्स भी ऐड कर दूंगा। जब हम पोट्रीज पढ़ेंगे ना मौर्यन एम्पायर में, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। तो उस समय पर मैं जो स्लाइड्स हैं वो भी ऐड कर दूंगा, पिक्चर वगैरह भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन रिमेंबर ईजिली, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन, यहाँ भी काफ़ी सारे सोर्सेस हमें मिले हैं। कहीं ना कहीं हमने जो मॉडर्न की हिस्ट्री है, पोट्रीज और न्यूमिस्मैटिक्स के से तो उठाई ही हैं चीज़ें कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए इकोनॉमिकल लाइफ और सोशल लाइफ, और फिर जो रिलीजियस लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो अशोका के द्वारा उसके इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे। तो इंस्क्रिप्शन दो प्रकार के थे यहाँ पर, एक तो पिलर इंस्क्रिप्शंस और दूसरे रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे उसमें से 39 टोटल थे, उसमें से 7 रीडेबल हैं, बाकी सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। और ये लोगों के लिए क्रिएट करे गए थे ताकि जो अशोका का जो एक धम्मा था ना, अशोका की जितनी भी टीचिंग्स थी जो बुद्धा से उसने सीखी थी, ठीक है, तो वो सारी प्रीच कर सके अपना एक धम्मा, अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन और अपनी एक जो प्रिंसिपल्स, हम रिलीजन भी नहीं कह सकते और एक तरह से प्रिंसिपल भी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स इसमें इंक्लूड थी, ठीक है। तो ये पीपल्स के लिए क्रिएट करे गए थे जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन थे। तो यहाँ पर रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करें तो रॉक एडिक्ट्स दो प्रकार के थे, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट और दूसरी माइनर रॉक एडिक्ट। जो मेजर रॉक एडिक्ट थी वो 14 थी, नंबर में 14 हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी, ठीक है, अभी नहीं, मतलब आगे जब हम चलेंगे मौर्यास की हिस्ट्री में, पहले हम जो रूलर्स हैं उनके बारे में सिग्निफिकेंट चीज़ें देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जब मेन मुद्दे पाएंगे, जैसे कि हम इकोनॉमी देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, फिर हम रिलीजियस लाइफ भी देखेंगे, तो उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, आर्किटेक्चर भी देखेंगे। तो
तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब माइनर रॉक एडिक्ट्स जो थी वो 13 थी नंबर में, ठीक है। अब ये किस लिए क्रिएट करी गई थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ करी गई थी, ठीक है, ताकि जो एक तरीके से जितने भी प्रिंसिपल्स यहाँ पर फॉलो करे जा रहे थे ना, वो सबके जहन में रहे, सबके जहन में रहे और ईजीली उन्हें हर कोई पढ़ सके। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर अशोका के द्वारा पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज और मगधी लैंग्वेज का यूज़ करा गया था, ठीक है। अब जो खरोष्टी है मगर स्क्रिप्ट जो यूज़ करी गई थी ना, यहाँ पर स्क्रिप्ट जो यूज़ करी थी वो खरोष्टी, ब्राह्मी और अरमाइक और ग्रीक, ये स्क्रिप्ट यूज़ करी गई थी लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मगर जो पाली, प्राकृत और ये जो मगधी थी ना लैंग्वेज, ये स्पोकन लैंग्वेज हुआ करती थी। तो यहाँ पर खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ़्ट, इधर की साइड, जैसे उर्दू लिखी जाती है, ठीक है। अब जो ब्राह्मी है वो लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि हम यूजुअली लिखते हैं, और अरमाइक लेफ़्ट टू राइट और ग्रीक लेफ़्ट टू राइट है। यहाँ पर जो इंडिजिनस थी, इंडिजिनस लैंग्वेज में ये आती है एक तो ब्राह्मी और एक और आती है वो है अरमाइक। अरमाइक लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज इंडिजिनस थी अशोका की, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज सोर्सेज के ऊपर कंप्लीट हो गई कि हमने जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से ली हैं मौर्यास की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये थी वीडियो सोर्सेज के ऊपर। आज ये लास्ट वीडियो थी सोर्सेज की। अब हम मौर्यास जो एक्चुअल में जो रियलिटी यानी जो मेन पार्ट है ना मौर्यास का, वो अब चालू करने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है मौर्यास, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे संगम एज, फिर उसके बाद गुप्ताज, मगर गुप्ताज से पहले हम देखेंगे पोस्ट मौर्याज, फिर उसके बाद गुप्ताज, ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ताज, ठीक है। पोस्ट गुप्ताज से पहले हम देखेंगे क्या, हर्षा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी कंटिन्यूसली चल रही है सीरीज़ पूरी की पूरी। तो अगला हमारा रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, CGM, द CGM, ठीक है। रूलर्स के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन नीचे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती, कोई भी इशू आता है पढ़ने में या समझने में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिर क्या नाम है ये हिस्ट्री हो। देखिए NCERTs में कवर अप करूँगा, सून आई विल कवर अप ऑल द NCERTs रिलेटेड टू यूपीएससी के संदर्भ में, ठीक है। बाकी जो जीके की सीरीज़ है यानी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी सीरीज़ भी हम चलाएंगे पूरी की पूरी, क्योंकि जीके तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है ना, ठीक है। बाकी जो जनरल अवेयरेंस है करंट अफेयर के लिए, इफ़ यू रियली वांट कि मुझे द हिंदू कंटिन्यू करना चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं द हिंदू भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। आपको कैसे लगता है डिस्कशन, एक बार सुनिए फिर मुझे बताइए कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। मगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।